हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू सेशन। दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ज़रूर अनकंफर्टेबल फील करते होंगे, लेकिन क्या करिएगा, मेरे सामने भी समस्या है। देखिए, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रात के बज रहा है 1:15 यानी 1:15 हो रहा है। इतनी रात में मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। और मैं पिछली लेक्चर में और पिछले वीडियो में जो मैं आपको बताया था वो राष्ट्रवाद था, और फिर राष्ट्रवाद के बाद मेटरनिक्स युग था। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के बीच 1830 की क्रांति, उसका प्रभाव, ये सब लेकर के आया हूँ। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि यदि टेक्स्ट को देखने में यदि प्रॉब्लम हुई तो आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो आप अपनी नई नई फैसिलिटी जारी कर रही है इसमें कि आप कंटेंट को, इन डिस्प्ले को जूम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो दिख जाएगा, बाकी शायद देखने में प्रॉब्लम ना हो। और फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं पीडीएफ पे। गौर से सुनिएगा। हालांकि मैं इसका लेक्चर ले चुका हूं, लेकिन जब एक नई शुरुआत हुई पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार रिपीट कर दिया जाए, थोड़ा सा कम टाइम को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर का, लेकिन एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा जूम कर लें और हॉरिजॉन्टल मोड कर लें फ़ोन को, ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा होगा कि 1830 की क्रांति का जो भूमिका है वो, 1830 की क्रांति तो हेडिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिख जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगी बातें। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। हालांकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ये पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, इसी पे मैं खड़ा होकर के आपके सामने ऑन बोर्ड डिस्कस किया हूँ, लेकिन अब सोचा कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आने में बेहतर होगा। इसके पीछे का वजह ये है कि मुझे डबल मेहनत करना पड़ता था। सबसे पहले तो आपके सामने ये आकर के समझाना, फिर पीडीएफ तैयार करना, फिर उसको अपलोड करना, तो इसमें काफ़ी सारी टाइम चली जाती थी। और मुझे भी पढ़ना होता है दोस्तों, ये आप जानेंगे। मैं भी एक प्रॉपर टीचर नहीं बन गया हूँ, मुझे खुद का भी स्टडी करना होता है। फिर उसके लिए आपके लिए स्टडी करना पड़ता है, फिर वो क्लास लेना पड़ता है, फिर आपका कंटेंट बनाना होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक ही बार पीडीएफ बना लिया जाए और फिर उसके बाद आपके सामने आकर के उसको डिलीवर कर दिया जाए। तो देखिए, एक बेहतरीन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपके सामने ये पीडीएफ प्रस्तुत है, और ये 1830 की क्रांति का भूमिका है, कारण है और उसका परिणाम होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका में लिखा है 1830, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। आप घबराइएगा नहीं, ये 1830 ही है, यही वाला 1830 है। तो ये इंग्लिश का है, और ये जो आपके सामने में दिख रहा है ये वो हिंदी का है। तो कह रहे, देखिए लिखा है कि सन 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ के राजा चार्ल्स दसम, जो कि 1828 में राजगद्दी पर बैठा था, 1828 में राजगद्दी पर बैठा था। किसके सीट पर? लुई 18वां को गद्दी से हटा करके कौन बैठा था? चार्ल्स दसम, जो कि चचेरा भाई था, ठीक है। को पदच्युत कर दिया गया, और उसका चचेरा भाई लुई फिलिप लिखा भी है। सॉरी, चार्ल्स दसम, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा करिएगा। राजा चार्ल्स दसम को पदच्युत किया गया था 1828 में, और लुई फिलिप 1828 में गद्दी पर बैठा था। चार्ल्स दसम को पदच्युत करके, यानी पद से, उसके पद से अच्युत कर दिया गया था। च्युत कर दिया गया था मतलब हटा दिया गया था, ठीक है। तो उसके पद से हटा दिया गया, किसको? चार्ल्स दसम को हटाया, और लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। चचेरा भाई था उसका, लुई फिलिप उसका चचेरा भाई था, उसको गद्दी पर बैठाया गया, ठीक है। अब देखिए, फिर है कि इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य राज्यों पर भी पड़ता है। मैं ये आपको बता दिया हूँ कि जब भी कोई क्रांति होती है तो उसका प्रभाव केवल उसी के देश के ऊपर नहीं पड़ता है, वो जनसामान्य, आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, बाकी और क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कि वही ये क्रांति का हुआ कि इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, केवल और केवल, ऐसा नहीं केवल और केवल फ्रांस पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है कि यूरोप का राजनीतिक वातावरण पुनः क्रांतिकारी हो गया था।
तो वो जो 1789 की क्रांति के बाद मैं आपको बताया था कि 1789 क्रांति को फ्रांस का फर्स्ट क्रांति कहा जाता है। तो 1789 की क्रांति के बाद जो यूरोप की क्रांतिकारी गतिविधि ठप पड़ने वाली थी, धीरे धीरे वो मतलब जैसे सुलगती हुई आग बुझने की कगार पे आता है, तो वही कुछ ये 1789 की क्रांति के बाद धीरे धीरे आग मतलब क्रांतिकारी सैलाब जो था अंदर में, जन सैलाब जो था वो धीरे धीरे ठप पड़ रहा था। बट ये 1830 की क्रांति ने फिर से उनको जगाने का काम किया, मतलब जो बुझती हुई आग थी उनको जलाने का काम किया 1830 की क्रांति। वही लिखा है कि यूरोप का राजनीतिक वातावरण पूरा पुनः क्रांतिकारी हो गया। इसका प्रभाव जर्मनी, इटली आदि देशों में क्रांतियों को भड़क उठी। मतलब कहने का ये कि आप जो देखे होंगे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, पोलैंड, बोहेमिया, ये अलग अलग टाइप का मैं राज्य बताया था। तो उसमें जो मुख्य मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल दिया नहीं हूँ क्योंकि आपको बर्डन हो जाएगा, तो मैं मुख्य एग्जांपल वही दिया हूँ जो आपके सिलेबस में है। जर्मन, इटली और आदि देशों में क्रांति भड़क उठी। ठीक है, भड़क उठी क्यों, मैं वजह बता दिया। 1789 में क्रांति हुई थी। वो उस क्रांति के बाद जो एक क्रांतिकारी भावना थी जो जगी थी 1789 क्रांति के बाद, वो धीरे धीरे ठप पड़ना शुरू हो गया था। तो वही उसको जो ठप पड़ रहा था उसको फिर से जागृत करने का काम, फिर से उसको उठाने का काम, यानी बुझी हुई आग को जलाने का काम ये 1830 की क्रांति करता है। और जिसका कि परिणाम आपको जर्मन के एकीकरण में देखने को मिलता है और इटली के एकीकरण में देखने को मिलता है। 1830 का ही नहीं, 1848 का भी। मैं 1848 को भी आपके सामने समझा दिया हूँ, लेकिन फिर भी 1848 की क्रांति को भी मैं बताऊंगा आपके सामने पीडीएफ के फॉर्मेट में ला करके। उम्मीद है कि आप भूमिका को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप उसका भूमिका बना दीजिए, उसके बाद मेन थीम लिखिए और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये भूमिका समझ में आया होगा। अब हालांकि आप निष्कर्ष लिखने के लिए भी सीख जाएंगे, धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा। पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। एक बेहतरीन आंसर फॉर्मेट का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तब आपको एक समझ लीजिए कि पहले सोचने वाला प्राणी बनना है। जैसे आप एक थिंकिंग क्रिएचर बन जाइएगा, सोचने वाला प्राणी बन जाइएगा, तो आप एक बेहतर समझ का जब इंसान बन जाइएगा तो आप शायद आंसर लिखने का आपको 2, 3, 4 मैक्सिमम मुझे 5 आंसर का फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए 1830 की क्रांति का जो यहाँ पे कारण दिख रहा है आपको, 1 नंबर कारण, चार्ल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी सम्राट था, जो कि चार्ल्स दशम वही जिसको 1828 में गद्दी से हटाया गया था। ठीक है, चार्ल्स दशम वही है जो 1828 में गद्दी से हटाया गया था, और गद्दी से हटाने के बाद लुई फिलिप गद्दी पर बैठा था। तो क्रांति का कारण देखिए, चार्ल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी सम्राट था और राजा के दैवीय सिद्धांत का समर्थक था। यानी राजा के दैवीय सिद्धांत को समर्थन करने वाला ये व्यक्ति था। राजा का दैवीय सिद्धांत क्या होता है वो सुनिए कि यूरोप में जो वो चर्च व्यवस्था था, उस चर्च व्यवस्था में मतलब ईश्वर की शक्ति को माना जाता था और उसको पारंपरिक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा था। मैं ये भी बताया हूँ बहुत अच्छे से। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप उसको एक बार लेक्चर को वॉच कर लीजिएगा, पुराने लेक्चर को, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं। बाकी जो देख चुके हैं उनको तो बताने की ज़रूरत है नहीं उतना। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जिस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत ठीक ठाक टाइम दे करके मैं आपके दिमाग में उसको डालने का प्रयास किया, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उसमें उतना ज़्यादा टाइम दे करके वीडियो को लंबा करूँ। तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ को अगर आपको समझना है तो हेडलाइन बन करके आपके सामने में दिख जाएगा, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वो वीडियो दिखेगा, आप उनको वॉच कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो राजा के दैवीय सिद्धांत का असमर्थक और मानवाधिकार का घोर विरोधी था। मानव का अधिकार कोई देने के लिए ये चाहता नहीं था। यानी मानवाधिकार मतलब बोलने की आज़ादी नहीं थी इनको। मानव को जो एक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए लोकतंत्र में, वो मानव को कोई था ही भी नहीं, मानवाधिकार था ही नहीं। उसने मानव कई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अगला लाइन वही है, उसने मानव अभिव्यक्ति मतलब मानव का जो प्रेजेंटेशन होता है, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों की रखने की जो आज़ादी होती है, और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जो होता है पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मतलब वो नहीं, जो था चार्ल्स दशम, वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी मेरे खिलाफ बोले, खुल करके बोले, मेरा विरोध करे। वो अपनी स्वतंत्र की ज़िंदगी जिए, वो अपनी वास्तविक जीवन को पहचाने, ये नहीं चाहता था। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है जो आपके ऊपर रूल करना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा आप एक स्वतंत्र हो, आप अपनी अभिव्यक्ति
को आसानी से कर पाएँ, यानी आप अपनी अभिव्यक्ति रख पाएँ, अपने अभिव्यक्ति को यानी अपनी बातों को किसी के सामने प्रकट कर पाएँ। कोई भी वो व्यक्ति नहीं चाहेगा जो आपके ऊपर रूल करने का प्रयास कर रहा है। तो वही था कि चार्ल्स दसम रूल कर रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वो तरह तरह के वातावरण में जाएगा, उसका माइंड बिल्ड होगा और वो मेरे अगेंस्ट में बोलेगा। तो ऐसा नहीं चाहता था वो, ठीक है। तो फिर है कि उसने मानव अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उसने चर्च की शक्ति में पुनर्वृद्धि करना शुरू कर दिया। चर्च की शक्ति क्या होता है मैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चर्च की शक्ति वो मतलब जो पहले अपना पूरा पूरा संपूर्ण यूरोप पर चर्च व्यवस्था यानी रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था जो था अपना वर्चस्व कायम कर चुका था। हालांकि उसका पुनर्जागरण के बाद उसका धीरे धीरे पतन हुआ, लेकिन फिर पतन हो गया। लेकिन ये चार्ल्स दसम शासक जो था ये वो पुरानी व्यवस्था को पुनः कायम करने का प्रयास कर रहा था, चर्च व्यवस्था। तो चर्च व्यवस्था क्या था मैं थोड़ा सा आपको बताया हूँ उस वीडियो में। आप उस वीडियो को अगर वॉच कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप चर्च व्यवस्था का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। हालांकि वो जब मैं बताऊंगा आपको चर्च व्यवस्था, ये क्लास ख़त्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा जब एनसीईआरटी बेसिस क्लास आपके लिए प्रोवाइड करूंगा तो उसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उम्मीद है कि आप उसके लिए भी पेशेंस रखिएगा, ठीक। फिर शिक्षा देने का अधिकार चर्च को पुनः लौटा दिया गया। यानी पहले शिक्षा व्यवस्था पर पूरा संपूर्ण यूरोप पर हर एक क्षेत्र में यूरोप पर जो अधिकार था वो रोमन कैथोलिक चर्च को ही था, ठीक है। तो शिक्षा देने का अधिकार पुनः चर्च को वापस लौटा दिया गया। कैथोलिक धर्म वही है, रोमन कैथोलिक धर्म विरोधी अध्यापकों को हटा दिया गया। मतलब जो भी कैथोलिक धर्म को नहीं मानने वाला व्यक्ति अध्यापक था, टीचर था, उनको उनके पदों से अपदस्थ कर दिया गया। इसको थोड़ा सा आप और समझिए। जैसे हिंदू भारत में आप लेकर के आ जाइए, हिंदू और मुस्लिम के बीच आप इसको समझ लीजिएगा, अदरवाइज ना लीजिएगा। बस केवल समझने के लिए मैं आपके सामने ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जैसे अभी मान लेते हैं कि भारत में रियलिटी भी है, वास्तविक भी है कि हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो वहाँ जो बहुसंख्यक था वो बहुसंख्यक था वही रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति बहुत बहुसंख्यक था। और वहाँ जो चर्च व्यवस्थाएं थी वो चर्च व्यवस्था भी कैथोलिक धर्म का समर्थन करने वाला ही था। तो क्या होता था कि जो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध बोलता था, कैथोलिक धर्म को फॉलो नहीं करता था, उसको दबाया जाता था, सताया जाता था। और यदि वो कुछ अच्छे पोस्ट पे कार्यरत था तो उसके पोस्ट से, उनके पदों से उनको हटा दिया जाता था। इनको ये इस सेंस में भी आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत में यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक है, तो अगर ये करना शुरू कर दे कि मुस्लिम जो अपने पोस्ट पर अपने पद पर कार्यरत है यदि उनको उनके पदों से हटा दिया जाए तो ये तो अन्याय है। तो यही अन्याय वहाँ भी शुरू हो गया था। कैथोलिक धर्म जो विरोधी था, यानी जो कैथोलिक धर्म को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, कैथोलिक धर्म में जो टीचर था, जो शिक्षा व्यवस्था का प्रसार कर रहा था, जो शिक्षा देने का कार्य कर रहा था, यानी अध्यापक था, और वो यदि कैथोलिक धर्म को मानने वाला न था तो उनको हटा दिया जाता था। यानी एक शब्द में आप समझ लीजिए कि भारतीय समाज में यदि एक सामान्य स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से यदि मुस्लिम अध्यापक को, मुस्लिम टीचर को उनके पदों से हटा दिया जाए केवल इस बात को लेकर के कि आप हिंदू धर्म को नहीं फॉलो करते हैं, आप यदि अध्यापक हैं तो आपको हिंदू धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा, इस बात को प्रतिबंधित करके उसको उसके पदों से हटा दिया जाए, तो ये आप भी बताइए कि ये कितना बड़ा बेजहाद तरीका है, कितना मतलब समझ लीजिए कि कितना गलत है, कितना गलत बात है। तो यही चीज़ें कुछ वहाँ हो रही थी। तो ये फर्स्ट कारण हो गया। अब दूसरा कारण देखिए आपके सामने होगा, आप भी देख रहे होंगे उम्मीद है, कि चार्ल्स दसम ने कुलीनों के हितों की रक्षा के नाम पर क्रांति के दौरान उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए एक बड़ी रकम दी। यानी चार्ल्स दसम जो था, उनसे पहले जो युद्ध हुआ था उसमें कुलीनों का, कुलीन मतलब मध्यम वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग, कुलीन मतलब मध्यम वर्ग नहीं, मध्यम वर्ग से ऊपर का,
यानी जो श्रेष्ठ था, जो धनाढ्य व्यक्ति था, ठीक है, जो था अल्पसंख्यक ही, परंतु वही अल्पसंख्यक संपूर्ण यूरोप पर अपना अधिकार करके रखा था। जैसे अभी भारतीय कंटेक्स्ट में आप इसको अंबानी अडानी से कंपेयर कर सकते हैं, टाटा बिरला से कंपेयर कर सकते हैं कि बिजनेसमैन है, बहुत गिने चुने ही धनाढ्य हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अपना अधिकार तो कहीं ना कहीं बनाए हुए ही है। तो सिमिलर यही हुआ था कि ये चीज़ें जो थी उस टाइम पीरियड में कुलीन वर्ग, उनका युद्ध में काफ़ी क्षति हुआ था, आर्थिक क्षति हुआ था। तो उनकी भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, भरपाई के लिए एक बड़ी रकम सरकार दिया था। कौन सरकार? वही चार्ल्स दशम दिया था। और चार्ल्स दशम दिया था इधर से भरपाई के लिए, ठीक है, भरपाई के लिए दिया था चार्ल्स दशम, आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए रकम दिया, ठीक है, रकम दिया। अब रकम जो दिया, तो जो पहले से चली आ रही थी कि उस रकम का जो वापिस करता, उस वापिस करने का इंटरेस्ट था 5%, वापिस करने का था दर 5%। अब ये 5% से ये चार्ल्स दशम क्या किया, 4% कर दिया, इसको घटा दिया और 4% कर दिया। अब देखिए इसके पीछे खुन्नस का वजह क्या था कि जो चार्ल्स दशम को ये ऋण कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर जो ऋण देता था वो मध्यम वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, और संपूर्ण व्यापारी वर्ग मिल करके राजा को कर्ज दिया करता था, ऋण दिया करता था, और उसी ऋण को ये कुलीनों को दिया। अब कुलीन से 5% पहले वसूली होती थी, 5% का इंटरेस्ट लगता था, और वो 5% डायरेक्ट जाता था किसके अकाउंट में? मध्यम वर्ग के अकाउंट में। लेकिन सरकार यहाँ क्या करती है, वहाँ का शासक क्या करता है, यानी चार्ल्स दशम क्या करता है कि वो 5% ब्याज को घटा करके 4% कर देता है। तो यहाँ इंटरेस्ट घटाया, तो इससे क्षति किसको हुई? क्षति वहाँ के मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग को होती है। और ये आपको मैं बता भी दिया हूँ, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि उतना डीप में जाऊँ। अगर आपको डीप चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इसी में प्ले लिस्ट में जाकर के आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट पेज भी यहीं मिलेगा। 5% से घटा कर यहाँ लिखा है 4% कर दिया, 4% कर दी। सरकार के इस कार्य से मध्यम वर्ग काफ़ी नाराज हुआ, यहाँ लिखा भी है मध्यम वर्ग काफ़ी नाराज हुआ। वही मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग वही है जो मध्यम वर्ग वही है जो व्यापारी वर्ग था और जो सरकार को यानी शासक को कर्ज दिया करता था, क्योंकि इसी वर्ग ने सरकार को कर्ज दिया था। ये भी यहाँ पे लिखा है, इसी वर्ग ने सरकार को कर्ज दिया था। तीसरा कारण देखिए, चार्ल्स यानी चार्ल्स दशम ने जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश जारी किए थे। 1830 में क्या किया? 4 अध्यादेश जारी कर दिया। जो असंतोष का सबसे प्रमुख कारण यही था, यही लिखा है ना कि असंतोष की भावना को चरम पर, जिसके कारण असंतोष की भावना चरम पर पहुंच गई, यही प्रमुख कारण था अध्यादेश। इसको आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, यानी प्रतिनिधि सभा जो था, यानी इसका जो नेतृत्व करता था, जनसामान्य की बातों को जो शासक के सामने प्रस्तुत करता था, उन सभा को ही भंग कर दिया। न जनता की ज़रूरत आएगी, न मेरी बात जनता तक पहुँचेगी, न कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, उन सभा को ही भंग कर दिया, फर्स्ट कारण। दूसरा है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी मीडिया का जो फ्रीडम था, वो मीडिया का फ्रीडम को बैन कर दिया गया, उसको अपना हस्तक्षेप कर लिया है मीडिया पर। वो भारत में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। खैर ये नहीं है कि मैं भारत का वो हूँ या फिर वर्तमान सरकार की मैं विरोध करता हूँ, आलोचना करता हूँ, लेकिन हाँ देखने को आपको मिलेगा। और आपको क्रिटिकल अप्रोच बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक क्रिटिकल अप्रोच बिल्ड ना करिएगा तो शायद आपका आंसर राइटिंग उतना बेहतर ना बन पाए। दूसरा क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा है कि मताधिकार सीमित कर दिया। मताधिकार सीमित कर दिया मतलब कि जो बहुसंख्यक जनता वहाँ थी उनको वोटिंग राइट, उनको अधिकार दिया ही नहीं गया। वो केवल और केवल वही कुलीन, पादरी, पुरोहित, इन्हीं वर्ग यानी धनाढ्य व्यक्तियों को ही ये मताधिकार दिया था। और सोच लीजिए गिने चुने व्यक्ति को यदि आप वोटिंग राइट दे रहे हैं और गिने चुने व्यक्ति आपके फेवर में है,
तो ऑब्वियसली आप जीत जाइएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी। केवल वोटिंग राइट किसको था? धनाढ्य व्यक्ति को, पुरोहित वर्ग को, कुलीनों को, सामंतों को, पादरियों को, जो अल्पसंख्यक था, अल्पसंख्यक रहते हुए संपूर्ण यूरोप पर उसका कब्जा था, उन्हीं को केवल वोटिंग राइट दिया गया था। वहाँ के जो जनसामान्य थे, मजदूर वर्ग थे, कृषक थे, मध्यम वर्ग थे, व्यापारी वर्ग थे, उन यानी बहुसंख्यक जनता को वोटिंग राइट दिया ही नहीं गया था। ये बात भी मतलब वो कारण फ्रांस की क्रांति यानी 1830 की क्रांति का ये भी प्रमुख कारण के रूप में उभर कर सामने आता है। फिर उसके बाद सभा की कार्यावधि घटा दी गई। जो पहले सभा कार्यावधि था उसको कम कर दिया गया। अब देखिए कि लिखा है कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यानी इस अध्यादेश ने चारों ओर विरोध पैदा किया, यानी कि यूरोप के चारों ओर विरोध पैदा कर दिया। विद्यार्थी अवकाश, विद्यार्थी और अवकाश प्राप्त सैनिक यानी आर्मी जो छुट्टी पर था वो, मजदूर, सब क्रांति के मार्ग पर बढ़ते गए। ठीक है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, स्टूडेंट, अवकाश प्राप्त सैनिक यानी आर्मी जो छुट्टी पर था, और मजदूर क्रांति के मार्ग पर बढ़ते गए। विरोध के फलस्वरूप चार्ल्स दशम को सिंहासन छोड़ना पड़ा और सिंहासन त्याग करके वो इंग्लैंड भाग गया। यानी कि इतना बड़ा वो हो गया, क्रांति हो गया कि वहाँ पे जनसामान्य ने हिस्सा लिया क्रांति में, और रिजल्ट ये हुआ कि चार्ल्स दशम अपनी गद्दी को छोड़ करके इंग्लैंड भाग जाता है। इस प्रकार क्रांति सफल हुई और चार्ल्स दशम का शासन समाप्त हुआ और आर्लियंस वंश के लुई फिलिप को राजा बनाया गया। 1830 में लुई फिलिप राजा बनता है, वही 1830 की क्रांति है। ठीक ना, लुई फिलिप आप याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि 1830 की क्रांति के बाद किस शासक ने फ्रांस पर शासन किया, या फिर ये पूछा जा सकता है कि लुई फिलिप किस वंश का राजा था, तो आर्लियंस वंश। लुई फिलिप किस वंश का राजा था, तो आर्लियंस वंश, आप इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि 1830 की क्रांति के महत्व एवं परिणाम। तो फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ, महत्व एवं परिणाम देखिएगा कि जो भी क्रांति आपसे पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि आप उस क्रांति की सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उस क्रांति का कारण लिखेंगे और उस क्रांति का फिर परिणाम लिखेंगे। तो इस क्रांति का महत्व और परिणाम एक साथ देखते हैं। यहाँ है कि फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो आपको दिख गया होगा, यानी चार्ल्स दशम जो पहले गद्दी पर बैठा था वो गद्दी से हटा और लुई फिलिप गद्दी पर बैठता है, यानी सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन इस सेंस में भी हुआ कि पूरा का पूरा वंश खत्म हुआ। पहले जो चार्ल्स दशम था वो बुर्बो वंश का था। चार्ल्स दशम यहाँ तो नहीं लिखा है कहीं पर, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, चार्ल्स दशम जो था वो बुर्बो वंश का था। किस वंश का? बुर्बो वंश का था। बुर्बो वंश कौन था? बुर्बो वंश का ये था, वही दशम लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। चार्ल्स दशम ये बुर्बो वंश का था। बट ये 1830 में जो नया शासक बन करके फ्रांस की गद्दी पर बैठता है ये आर्लियंस वंश। ये किस वंश का? आर्लियंस वंश का। आर्लियंस वंश का था। ठीक है, अब वही है कि सत्ता परिवर्तन हुआ फ्रांस में, वही अगला स्टेटमेंट वही है। फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की स्थापना होती है, वो नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा। आर्लियंस वंश की स्थापना होती है। इस तरह फ्रांस में, अब जो देखिए, फ्रांस में दैवीय सिद्धांत पर आधारित राजतंत्र नहीं वरन जनता द्वारा स्वीकृति संविधान पर राजतंत्र कायम हुआ। यानी जो चार्ल्स दशम जब खत्म हो गया तो चार्ल्स दशम ही तो मानता था दैवीय सिद्धांत को, राजा के दैवीय शक्ति का जो फॉलो करता था, राजा के दैवीय शक्ति को जो मानता था वो कौन था? वही चार्ल्स दशम जो 1830 में पदच्युत हुआ। तो ये मान्यता भी अब खत्म हो गया, ये मान्यता भी अब खत्म हो गया। और राजतंत्र नहीं, पहले जो राजतंत्र था, जो तानाशाही शासन व्यवस्था प्रचलित थी, वह अब जनता द्वारा स्वीकृत संविधान पर राजतंत्र कायम हुआ। इस बात को आप नोट करिएगा, ये 1847 की क्रांति में ये कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको काम आएगा 1830 की क्रांति में। राजतंत्र नहीं वरन पेज नहीं चल रहा है यार। राजतंत्र नहीं वरन जनता द्वारा स्वीकृत संविधान पर राजतंत्र कायम हुआ। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। मध्यम वर्ग की विजय होती है, जो पहले सामंत वर्ग था, पुरोहित था, पादरी था,
फिर उसके बाद कोलिन था, उनका शासन व्यवस्था खत्म होता है और मध्यम वर्ग की विजय होती है, क्योंकि मध्यम वर्ग ही इस क्रांति का वो कर रहा था, लीड कर रहा था। ठीक है, जुलाई क्रांति मध्यम वर्ग की विजयी थी, जिसने संवैधानिक घोषणा पत्र के दोषों को दूर किया और कुलीन तथा धर्मगुरुओं का शासन समाप्त किया। यानी पहले जो कुलीन वर्ग का शासन था और धर्मगुरुओं का शासन था, उनका शासन को समाप्त किया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ होगा, जुलाई की क्रांति। तो ये जुलाई की 1830 की क्रांति को 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। और 1830 से 1848 के बीच के जो टाइम के 1830 से 48 का जो टाइम पीरियड है, उसको क्रांतियों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी घटनाएं क्रांतियां होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि सारे यूरोप पर मैटरनिक व्यवस्था को आघात पहुंचा। यानी मैटरनिक व्यवस्था देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, जब आप पिछला लेक्चर किए होंगे और पिछला लेक्चर में भी बोर्ड वाला क्लास किए होंगे, तो और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैटरनिक व्यवस्था को आघात पहुंचा, क्योंकि मैटरनिक व्यवस्था जो यूरोप में कायम थी, यूरोप के ऑस्ट्रिया राज्य में, और वहाँ पे काफ़ी मतलब उसको समझ लीजिए कि हार्टली आघात पहुंचता है इस